स्थिति की कल्पना करें। एक माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर एक घर बनाया है। हाँ। अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें सहारे की जरूरत है। वो बहुत प्यार से, इस उम्मीद में कि उनका बेटा बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगा, वो घर उसे गिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल, एक आम कहानी है ये। हाँ, लेकिन जैसे ही जायदाद के कागजों पर दस्तखत होते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। देखभाल तो दूर, बेटे का बर्ताव भी बदल जाता है। अब वो माँ बाप अपने ही घर में बेसहारा और अपमानित महसूस करते हैं। ये सुनना ही बहुत दुखद है। तो सवाल ये है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या वो अपना दिया हुआ तोहफा, वो गिफ्ट डीड, कानूनी तौर पर वापस ले सकते हैं? ये सवाल सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पेचीदा कानूनी सवाल भी है। और इसी सवाल ने हमारे कानूनी सिस्टम को कई सालों तक उलझाए रखा। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसे ही मामले पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ कानून की किताबों के लिए नहीं, बल्कि हमारे घरों के अंदर की सच्चाइयों से जुड़ा है। हाँ। ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2025 के एक ऐतिहासिक फैसले की। उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित। ये मामला 2007 में बने उस खास कानून से जुड़ा है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए बनाया गया है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। और ये एक ऐसे सवाल का जवाब देता है जो कई परिवारों को परेशान करता है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। जरूर। तो कानून की भारी भरकम बातों में उतरने से पहले इस केस के पीछे की जो इंसानी कहानी है उसे समझना जरूरी है। ये कहानी है एक माँ उर्मिला दीक्षित और उनके बेटे सुनील की। कहानी काफी सीधी सादी शुरू होती है। उर्मिला जी ने 1968 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। अच्छा, काफी पहले। हाँ, सालों बाद 7 सितंबर 2019 को उन्होंने अपने बेटे सुनील के नाम एक गिफ्ट डीड यानी दान विलेख कर दी। और उस गिफ्ट डीड में ये भी लिखा था कि बेटा अपनी माँ का भरण पोषण करता है और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। ऊपरी तौर पर ये एक सामान्य पारिवारिक लेन देन लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मोड़ आता है। हाँ। उसी दिन, जिस दिन गिफ्ट डीड साइन हुई, एक और दस्तावेज तैयार किया गया था। हाँ। एक वचन पत्र, जिसे हम प्रॉमिसरी नोट भी कह सकते हैं। सही कहा। और उस वचन पत्र में बेटे ने साफ साफ लिखा था, मैं अपने माता पिता की उनके जीवन के अंत तक देखभाल करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी माँ ये गिफ्ट डीड वापस ले सकती हैं। ये दस्तावेज मतलब इस पूरे मामले का दिल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो गिफ्ट सिर्फ प्यार में नहीं दिया गया था, उसके पीछे देखभाल की एक बहुत स्पष्ट उम्मीद और कह सकते हैं कि शर्त छिपी हुई थी। और जैसा कि अंदेशा था, वो उम्मीद ज्यादा दिन तक कायम नहीं रही। कुछ ही समय बाद उर्मिला जी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने न सिर्फ उनकी देखभाल बंद कर दी, बल्कि बाकी बची संपत्ति भी अपने नाम कराने के लिए उन पर और उनके पति पर हमला किया। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ। इसके बाद दिसंबर 2020 में उन्होंने उस गिफ्ट डीड को रद्द कराने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया। और यहीं से कानूनी लड़ाई शुरू हुई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले एक लंबी और कह सकते हैं थका देने वाली कानूनी लड़ाई से गुजरा। हाँ। मां के पक्ष में लगातार 3 अदालतों, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, फिर कलेक्टर और यहां तक कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सिंगल जज ने भी फैसला सुनाया। मतलब 3 स्तरों पर। हाँ, तीनों ने माना कि गिफ्ट डीड रद्द होनी चाहिए। यहाँ तक तो कहानी माँ के हक में जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि न्याय मिल गया। सही। लेकिन असली मोड़ तब आया जब मामला हाई कोर्ट की एक बड़ी बेंच, जिसे डिवीजन बेंच कहते हैं, अच्छा। यानी 2 जजों की बेंच के पास गया। अच्छा। बेटे ने वहां रिट अपील दायर की, जो एक तरह से हाई कोर्ट के ही एक फैसले को उसी की बड़ी बेंच में चुनौती देना होता है। और इस बेंच ने सब कुछ उलट दिया। 1 मिनट, मतलब 3 फैसले मां के पक्ष में आने के बाद भी हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने बेटे के हक में फैसला सुना दिया। हाँ। ऐसा क्यों? उनका तर्क क्या था? उनका तर्क बहुत ही तकनीकी और सख्त था। डिवीजन बेंच ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कानून की धारा 23 के तहत अगर कोई गिफ्ट इस शर्त पर दिया गया है कि पाने वाला देखभाल करेगा और वो नहीं करता, तो गिफ्ट रद्द हो सकता है। यहां तक तो ठीक है। लेकिन बेंच के मुताबिक ये शर्त गिफ्ट डीड के अंदर ही साफ साफ बिना किसी शक के लिखी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब बिल्कुल शब्द दर शब्द। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने गिफ्ट डीड को देखा और कहा कि उसमें ऐसी कोई स्पष्ट शर्त नहीं है। उस वचन पत्र को उन्होंने ज्यादा अहमियत नहीं दी। ओह, तो उनका कहना था कि अगर गिफ्ट डीड में वो जादुई शब्द इस शर्त पर की नहीं लिखे हैं, तो कानून आपकी मदद नहीं कर सकता, भले ही मंशा कितनी भी साफ क्यों ना हो। एग्जैक्टली। ये तो काफी कठोर व्याख्या है ना? बहुत ही कठोर। बिल्कुल।
और इसी फैसले से निराश होकर 80 साल से ज्यादा उम्र की उर्मिला दीक्षित ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला था और इसके केंद्र में 2 बड़े सवाल थे। पहला तो ये कि इस कानून को, सीनियर सिटीजन्स एक्ट को, कैसे पढ़ा और समझा जाना चाहिए। क्या इसे किसी टैक्स कानून की तरह सख्ती से शब्द दर शब्द पढ़ा जाए? हाँ। या फिर एक लाभकारी विधान, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन की तरह, जिसका मकसद ही समाज के कमजोर वर्ग की मदद करना है? और दूसरा, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, क्या गिफ्ट डीड रद्द करने के लिए ये शर्त दस्तावेज के अंदर ही पत्थर की लकीर की तरह लिखी होनी चाहिए, या अदालत आसपास के हालात, दूसरे दस्तावेज जैसे वो वचन पत्र और लेन देन की पूरी मंशा को देख सकती है? लेकिन यहाँ एक पेच है। बेटे के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने 2022 के सुवेश छिकारा बनाम रामती देवी केस का हवाला दिया था। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत दलील थी बेटे के पक्ष से। उस केस में भी कोर्ट ने कुछ ऐसी ही बात कही थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही पिछले फैसले के खिलाफ जा रहा था? देखिए, मां की तरफ से वकीलों ने कहा कि मंशा देखिए, गिफ्ट डीड में देखभाल का जिक्र है और वचन पत्र उस मंशा को पुख्ता करता है। जब वादा तोड़ा गया तो ये कानूनी तौर पर धोखाधड़ी है। सही। वहीं बेटे के वकील का पूरा केस सुदेश छिकारा के फैसले पर टिका था कि डीड में शर्त नहीं तो केस नहीं। उन्होंने तो वचन पत्र को ही मनगढ़ंत बता दिया। ठीक है, तो अब मंच तैयार था। एक तरफ एक बुजुर्ग माँ का दर्द और कानून की मंशा, दूसरी तरफ एक तकनीकी कानूनी दलील और कोर्ट का ही एक पुराना फैसला। हाँ, यहाँ जस्टिस संजय करोल की बेंच ने जो विश्लेषण किया वो सच में कानून की व्याख्या का एक मास्टर क्लास है। उन्होंने हाईकोर्ट के तकनीकी तर्क को कैसे खारिज किया, उनका पहला कदम क्या था? उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था इस कानून की आत्मा को पहचानना। कोर्ट ने साफ किया कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम कोई साधारण कानून नहीं है, ये एक लाभकारी विधान है। लाभकारी विधान, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कानून की व्याख्या के 2 रास्ते दिखें तो जज को हमेशा वो रास्ता चुनना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को फायदा हो जिसके लिए कानून बना है, यानी वरिष्ठ नागरिक। मतलब कानून के शब्दों से ज्यादा उसके उद्देश्य को महत्व देना। बिल्कुल, किसी तकनीकी कमी की वजह से कानून का मकसद फेल नहीं होना चाहिए। सही। फिर कोर्ट ने दूसरी बड़ी बात कही। उन्होंने हाई कोर्ट के इस विचार को गलत ठहराया कि धारा 23 को अकेले में पढ़ा जा सकता है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे अकेले नहीं देख सकते। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 जो हर नागरिक को सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। हाँ, और इस कानून की प्रस्तावना के साथ जोड़कर पढ़ना होगा। इस कानून का मकसद सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का पैसा देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि बुजुर्ग अपनी जिंदगी शांति और सम्मान से जी सके। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये कानून को सिर्फ नियमों के संग्रह से उठाकर मानवीय गरिमा के स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। लेकिन उस पुराने सुदेश छिकारा केस का क्या हुआ? कोर्ट ने उसे कैसे हैंडल किया? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि हम अपने पुराने फैसले के खिलाफ नहीं जा रहे, बल्कि हम बता रहे हैं कि ये मामला उस मामले से अलग कैसे है। अच्छा। उन्होंने दोनों मामलों के तथ्यों की, कह सकते हैं, चीर-फाड़ की। सुदेश छिकारा मामले में जो गिफ्ट डीड थी उसमें देखभाल या भरण पोषण का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं था। वो एक सादा बिना शर्त वाला तोहफा था। ओके, तो वो एक प्योर गिफ्ट था। एग्जैक्टली। लेकिन उर्मिला दीक्षित के मामले में जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ गिफ्ट डीड के अंदर ये लाइन लिखी थी कि बेटा माँ की देखभाल करता है। ये एक शुरुआत थी, और फिर उसी दिन साइन किया गया वचन पत्र था जिसने इस शर्त को शीशे की तरह साफ कर दिया। सही। कोर्ट ने कहा कि जब आप इन दोनों दस्तावेजों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई बिना शर्त का तोहफा नहीं था, ये एक सौदा था, संपत्ति के बदले देखभाल। तो कोर्ट ने एसेंशियली कहा कि आपको पूरे लेन देन को समग्रता में देखना होगा, ना कि सिर्फ एक दस्तावेज के एक पैराग्राफ को। एकदम सही। और जब बेटे ने वो देखभाल और बुनियादी जरूरतें पूरी करना बंद कर दिया तो कानून ये मानेगा कि संपत्ति लेते समय उसकी नियत में खोट थी। मतलब फ्रॉड। हाँ, ये हस्तांतरण, धोखाधड़ी, छल या जबरदस्ती से किया गया माना जाएगा। इसलिए धारा 23 इस मामले पर पूरी तरह लागू होती है। एक मिनट, लेकिन अगर हम बेटे के नजरिए से सोचें तो क्या ये कहना अनुचित नहीं है कि जो दस्तावेज पर लिखा है वही अंतिम माना जाना चाहिए? अगर हम मंशा और परिस्थितियों को ज्यादा महत्व देंगे तो क्या इससे कानूनी अनिश्चितता नहीं बढ़ेगी? कोई भी किसी भी दस्तावेज को बाद में चुनौती दे सकता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और कानून में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक संतुलन बनाया। अच्छा। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि हर मौखिक वादे को मान लिया जाए
यहाँ एक लिखित वचन पत्र था जो उसी दिन बना था। सही। कोर्ट ने कहा कि जब परिस्थितियां इतनी मजबूत हों और दूसरे दस्तावेज उस मंशा की पुष्टि करते हों, तो सिर्फ मुख्य दस्तावेज में कुछ खास शब्दों के ना होने की वजह से न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर इस तरह के कानून में। हाँ, खासकर एक ऐसे कानून में जिसका मकसद ही कमजोरों की रक्षा करना है। कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग माँ को ये साबित करने के लिए कहा जाता है कि उनके बेटे ने उन्हें खाना नहीं दिया। वे सबूत कहाँ से लाएंगी? क्या वे हर रोज वीडियो बनाएंगी? नहीं, ये तो नामुमकिन है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हमें परिस्थितियों को समग्र रूप से देखना होगा। ये समझ में आता है। कोर्ट ने व्यवहारिक सच्चाई को कानूनी औपचारिकता से ऊपर रखा। क्या कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की शक्तियों के बारे में भी कुछ कहा? हाँ, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पर भी सवाल उठाया था कि क्या मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल सिर्फ गिफ्ट डीड रद्द कर सकता है या संपत्ति का कब्जा वापस दिलाने और बेटे को बेदखल करने का आदेश भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एस वनिता नाम के एक दूसरे केस का हवाला देते हुए साफ किया कि ट्रिब्यूनल के पास ये शक्ति बिल्कुल है। अच्छा। सिर्फ कागज पर गिफ्ट डीड रद्द कर देना काफी नहीं है। अगर बुजुर्ग नाबाब को घर का कब्जा ही वापस न मिले और बेटा वहीं रहता रहे तो न्याय अधूरा है। सही बात है, असल रात तो मिली ही नहीं। बिल्कुल, उन्हें पूरी तरह से न्याय तभी मिलेगा जब वे शांति से अपने घर में रह सकें। इसलिए ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश भी दे सकता है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण के बाद आखिरी फैसला क्या आया? फैसला बिल्कुल स्पष्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया। अच्छा। 7 सितंबर 2019 के उस गिफ्ट डीड को खारिज कर दिया गया और सबसे जरूरी बात, कोर्ट ने आदेश दिया कि संपत्ति का कब्जा 28 फरवरी 2025 तक मां उर्मिला दीक्षित को वापस सौंप दिया जाए। ये फैसला सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं है। हाँ। इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। निश्चित रूप से यह फैसला निचली अदालतों और हाई कोर्ट को एक साफ संदेश देता है कि दस्तावेज में सिर्फ जादुई शब्दों की तलाश मत करो, हस्तांतरण के पीछे की मंशा, इरादे और पूरी परिस्थितियों को देखो। ये कानून के उद्देश्य को उसके शब्दों से ऊपर रखता है। हाँ, यह संपत्ति के हस्तांतरण की पूरी धारणा को चुनौती देता है। अब एक गिफ्ट को सिर्फ एक तरफा तोहफा नहीं माना जाएगा, बल्कि अगर देखभाल की उम्मीद शामिल है तो ये एक तरह का सशर्त अनुबंध बन जाता है। इसका असर विरासत और संपत्ति नियोजन के हर मामले पर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से आम लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या प्रैक्टिकल सबक हैं? उन्हें अपनी संपत्ति किसी अपने को देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि सिर्फ मौखिक वादों पर भरोसा ना करें। हालांकि इस मामले में मां जीत गईं, लेकिन सोचिए उन्हें कितनी लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़नी पड़ी। सही बात है। इसलिए अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति उपहार में दे रहा है तो उन्हें गिफ्ट डीड में ही बहुत स्पष्ट रूप से एक शर्त लिखवानी चाहिए। जैसे कि कुछ इस तरह कि ये उपहार तब तक ही मान्य है जब तक मेरा बच्चा मुझे भोजन, दवा और सम्मानजनक देखभाल प्रदान करता है। ऐसा ना करने पर यह गिफ्ट डीड अपने आप शून्य मानी जाएगी। और ये फैसला इस बात को भी पुख्ता करता है कि जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स हैं वे बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ। बुजुर्गों को सालों तक चलने वाले महंगे सिविल कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वे सीधे इन ट्रिब्यूनल्स में जाकर तेजी से राहत पा सकते हैं। बिल्कुल। और वकीलों और कानून के छात्रों के लिए टेक अवे ये है कि इस अधिनियम के तहत बहस करते समय हमेशा उद्देश्यपूर्ण व्याख्या यानी पर्पसिव इंटरप्रिटेशन पर जोर देना चाहिए। मतलब कानून के पीछे के मकसद को उजागर करना। हाँ, ये फैसला ये भी स्थापित करता है कि देखभाल की शर्त का अनुमान सिर्फ गिफ्ट डीड से नहीं बल्कि साथ में बनाए गए दूसरे दस्तावेजों से भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में संवैधानिक दृष्टिकोण और गरिमा से जीने के अधिकार की बात की। ये हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ संपत्ति और अधिकारों का सूखा साखा लेखा जोखा नहीं है। नहीं, ये सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों से गहराई से जुड़ा है। सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक तरफ संपत्ति के लेन देन की कानूनी पवित्रता है कि जो लिख दिया गया वो पत्थर की लकीर है। हाँ। दूसरी तरफ हमारे बुजुर्गों की देखभाल की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। हमारा समाज और हमारी कानूनी व्यवस्था इन दोनों के बीच एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण संतुलन कैसे बना सकती है, ये सवाल इस फैसले के बाद और भी प्रासंगिक हो गया है।